बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा शास्त्र के सेकंड पेपर के बारे में, जो कि बीए सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उनमें पेपर जो होता है, 2 पेपर होते हैं सेकंड सेमेस्टर में भी एजुकेशन के, हर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो उनमें ईडीयू 104 और ईडीयू 105 ये एजुकेशन के 2 पेपर होते हैं। तो ईडीयू 104 का कल मैंने दिया था। आज के वीडियो के माध्यम से हम ईडीयू 105 के मॉडल पेपर के बारे में देखेंगे। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आज के वीडियो के माध्यम से मैं डिस्कस करूंगा और तीव्र गति से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे आ सकते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता है, बताएं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को प्री प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, यानी कि कक्षा 1 से पहले वाली जो क्लास होती है उसी को पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। तो फ्रॉबेल महोदय जो हैं उन्होंने एक प्रकार से इसको शुरू किया था। फ्रॉबेल महोदय, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इटली की किस महिला ने मांटेसरी स्कूलों का शिलान्यास किया था? तो मेरिया मांटेसरी ने किया था। मेरिया मांटेसरी ने मांटेसरी स्कूलों का शिलान्यास किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इटली की थी ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल का निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल का निर्माण 1874 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, 1888 में सैदापेट उच्च माध्यमिक विद्यालय में किंडरगार्टन कक्षाओं का संचालन आरंभ हुआ। यह कहाँ पर था? तो ये आपका कहाँ पर था? मद्रास में था। कौन सा? सैदापेट उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें किंडरगार्टन कक्षाओं का संचालन आरंभ हुआ 1888 में। ये मद्रास में था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1838 से 39 में कितने विद्या मंदिर स्थापित हुए हैं? बताएं। 1838 से 39 में कितने विद्या मंदिर स्थापित हुए हैं? तो 80 विद्या मंदिर स्थापित हुए हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेसिक शिक्षा की निर्धारित अवधि थी। बेसिक शिक्षा की निर्धारित अवधि कितनी थी भैया? 7 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, द्वितीय खेल समिति कब स्थापित हुई? द्वितीय खेल समिति स्थापित हुई थी 1939 में। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में बेसिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ कब? मध्य प्रदेश में बेसिक शिक्षा का प्रारंभ हुआ है 1938 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा की छठी पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था? व्यावसायिक शिक्षा का छठी पंचवर्षीय योजना में क्या उद्देश्य था? छठी पंचवर्षीय योजना, भारत में हर एक 5 साल पर पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही हैं जब से देश आज़ाद हुआ है। तो उसमें 2-3 लक्ष्य रखे जाते हैं। तो व्यावसायिक शिक्षा का छठी पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य ये था, मानवीय श्रम की गरिमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ओके। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक शिक्षा का किस प्रकार होनी चाहिए? व्यावसायिक शिक्षा किस प्रकार होनी चाहिए? तो व्यावसायिक शिक्षा योजना बना करके, या कार्य पक्ष पर आधारित, या ज्ञान पर आधारित। तो भैया देखिए, व्यावसायिक शिक्षा जो होती है वो एक प्रकार से योजना बना करके ज्ञान पर आधारित और कार्य पक्ष, इन सभी पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। चित्रकूट ग्रामोदय विद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट ग्रामोदय विद्यालय कहाँ पर है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। चित्रकूट ग्रामोदय ग्रामोदय विद्यालय कहाँ पर है भाई? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपकी परीक्षा की दृष्टि से ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा भैया इसका? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर मध्य प्रदेश? करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए। तो चित्रकूट ग्रामोदय विद्यालय जो है ये मध्य प्रदेश में है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, महिला विश्वविद्यालय कौन है इनमें से? महिला विश्वविद्यालय जो इनमें से है वो बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में है। ये एक प्रकार से महिला विश्वविद्यालय है। काशी विद्यापीठ जो है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस में है, एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसका भी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती तो इसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये इस्लामिक है, ठीक है। इसके अलावा गुरुकुल कांगड़ी, ये भी नहीं है महिला। तो बनस्थली विद्यापीठ।
अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र अध्ययन करते थे कहाँ के? चीन, जावा, बर्मा, इन सभी देश के। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का क्या नाम है? चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का नाम है जिज्ञासा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम को पसंद करने वाली संस्थाओं के युग्म को छांटिए। पंचमुखी शिक्षा कार्यक्रम को पसंद करने वाली संस्थाओं में खास करके बनस्थली विद्यापीठ और कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों का नाम आता है। पांडिचेरी आश्रम की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? तो पांडिचेरी आश्रम की स्थापना करी गई थी श्री अरबिंदो के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, और 24 नवंबर 1926 को एक प्रकार से इसकी स्थापना करी थी। इसी दिन सिद्धि दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 नवंबर को। अगला प्रश्न, बनस्थली विद्यापीठ का प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम है? तो बनस्थली शिक्षा मतलब बनस्थली विद्यापीठ का जो प्रमुख शैक्षिक कार्यक्रम है वो है आपका पंचमुखी शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 6 अक्टूबर 1935 को बनस्थली विद्यापीठ की स्थापना करी गई थी राजस्थान में। अगला प्रश्न, अब समय आ गया है कि 20वीं सदी के स्कूलों में पाठ्यक्रम में 20वीं सदी के स्कूलों में पाठ्यक्रम में 20वीं सदी की जनसंख्या की प्रवृत्ति तथा परिणामों का अध्ययन करवाया जाए। ये कथन किसका है? तो यह कथन हाजर महोदय का था। हाजर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या विस्फोट के क्या कारण है? तो जनसंख्या विस्फोट का कारण है अशिक्षा, परिवार नियोजन की उदासीनता और अंधविश्वास, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न, जनसंख्या के परिणाम है। जनसंख्या के परिणाम गरीबी का दुष्चक्र, संसाधनों की कमी और जीवन स्तर में गिरावट, ये सभी परिणाम जनसंख्या के ही हैं। ठीक है, जनसंख्या बढ़ोतरी की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या पर भारत के नीति निर्माता द्वारा नारा दिया गया। जनसंख्या पर भारत के नीति निर्माताओं के द्वारा नारा दिया गया था, हम दो हमारे दो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस अनुच्छेद के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बनाया गया? बताएं, किस अनुच्छेद के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा बनाया गया था? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या अनुच्छेद 48? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसा किया गया था? बताएं, किस अनुच्छेद के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा यानी 6 से लेकर के जो 14 वर्ष के बालक हैं उनको प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करवाई जाएगी। किस अनुच्छेद में बात एक प्रकार से कही गई है? तो अनुच्छेद कौन सा भैया? वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 जो है ये डीपीएसपी है, यानी कि जो है ये क्या है? ये एक प्रकार से डीपीएसपी है, इसको निःशुल्क बनाया गया अनिवार्य शिक्षा को अनुच्छेद 45 में। अगला क्वेश्चन है, ये नीति निषेध सिद्धांत है आपका 45 नंबर अनुच्छेद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? इनमें से पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नहीं है आपका। देखिए, क्रेच, नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, ये सब पूर्व प्राथमिक है, यानी कि कक्षा 1 से पहले की स्कूल जो बेसिक स्कूल है ये एक प्रकार से पूर्व प्राथमिक नहीं है, बाकी चीज़ें भी इसमें बताई जाती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याएं हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा की मुख्य समस्याओं में आपका देखिए प्रशिक्षित अध्यापकों की उपलब्धता, ये एक प्रकार से कोई समस्या नहीं है। संसाधनों की उपलब्धता, ये भी कोई समस्या नहीं है। अभिभावकों में जागरूकता की कमी, ये भी एक प्रकार से कोई ज़्यादा समस्या नहीं। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभाव में आया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2009 से प्रभाव में आया। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब कर दिया गया? तो 1985 में कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 26 सितंबर को। और बाकी जो है फिर से शिक्षा मंत्रालय मतलब मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम 2020 वाली जो शिक्षा नीति आई है उसमें बदल करके फिर से एक प्रकार से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इस नीति के द्वारा संपूर्ण भारत में 10+2 शैक्षिक संरचना को स्कूली शिक्षा में शामिल किया गया था। तो शिक्षा नीति थी आपकी वो कौन सी? एक प्रकार से कमीशन था, कोठारी कमीशन था। 1964-66 के आसपास जो है कोठारी कमीशन आता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन शुरू किया गया था 1988 में। 15 साल से लेकर के 35 वर्ष के युवाओं को इसमें साक्षर बनाना इसका उद्देश्य था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। NCT मतलब कि NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये NCERT का फुल फॉर्म होता है हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है बाबू? इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। 1961 में स्थापना होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय प्रारंभ हुआ, बताएं।
राष्ट्रीय सेवा योजना महाविद्यालय में कब प्रारंभ हुई? राष्ट्रीय सेवा योजना, तो राष्ट्रीय सेवा योजना 1969 से प्रारंभ हुई विश्वविद्यालयों में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, 24 सितंबर से। अगला प्रश्न, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया? देखिए भारत में 3 सूचियां, समवर्ती सूची, राज्य सूची और एक प्रकार से संघ सूची। ठीक है, तो समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों बनाती हैं। तो समवर्ती सूची में शिक्षा को कब शामिल किया गया? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 1976 में। 1976 में हुआ था भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन, उसी में हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ? बताएं। तो विश्व में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ है वो किस देश में हुआ है? जर्मनी में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉबेल महोदय पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक माने जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए योजना चलाई जा रही है। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं को दूर करने के लिए योजना चलाई जा रही है रमसा। रमसा योजना चलाई जा रही है। रमसा का मतलब होता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको रमसा बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में RMSA। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से प्रारंभ हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान में होता है सब पढ़ें सब बढ़ें। एक पेंसिल पर 2 लड़के बैठे होते हैं, का लड़की और लड़का बैठे होते हैं और प्राइमरी पाठशाला में लगा होता है। तो ये प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। NCF 2005 किससे संबंधित है? NCF प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक अभिभावक तथा माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने 14 वर्ष तक की आयु के बालक की शिक्षा का उचित प्रबंध करें। संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात बताई गई है? संविधान के अनुच्छेद 21 के का में एक प्रकार से मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। हर एक बच्चे का यह अधिकार है कि उसको 6 से लेकर के 14 वर्ष तक प्राथमिक शिक्षा करवाई जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा दी जाती है, मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है, मदर टंग में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बेसिक शिक्षा के पक्षधर थे कौन? महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? त्रिभाषा सूत्र को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था कोठारी कमीशन ने, कोठारी आयोग ने। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण इकाई है और मात्र तैयारी का स्तर नहीं है। बताएं। माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण इकाई है और मात्र तैयारी का स्तर नहीं है, ये शिक्षा आयोग का कथन है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा को बनाया। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने परीक्षा को उद्देश्य केंद्रित बनाया, यानी कि परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आयोग ने शिक्षकों के हेतु सुझाव दिए। आयोग ने शिक्षकों के हेतु सुझाव दिए थे शिक्षकों के सेवारत के। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना किसने करी थी? हंसा मेहता कमेटी के द्वारा करी गई थी 1962 में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने के लिए सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? तो वुड के घोषणा पत्र की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव। बताएं, भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव किसके द्वारा पड़ी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव जो पड़ी है वो किसके द्वारा पड़ी भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव जो डाली गई है किसके द्वारा? वुड्स डिस्पैच के द्वारा डाली गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 1854 में वुड डिस्पैच आया था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा अंग्रेजी में किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहते हैं। ठीक है, वुड के घोषणा पत्र को। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सुझाव वुड्स डिस्पैच के द्वारा नहीं दिए गए? बताएं, निम्नलिखित में से कौन से सुझाव वुड्स डिस्पैच के द्वारा नहीं दिए गए भैया? तो माध्यमिक शिक्षा में ए और बी पाठ्यक्रम यही नहीं दिया गया था, बाकी क्रमबद्ध संस्थाओं की स्थापना, सहायता अनुदान प्रणाली और शिक्षा विभागों की स्थापना, ये तीनों बताई गई थी। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को सौंपने का सुझाव दिया। हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को सौंपने का सुझाव स्थानीय निकायों को दिया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2 सितंबर 1901 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई थी और इसके अध्यक्ष थे थॉमस रेले। उस समय वायसराय थे, यानी कि मतलब कि जो है वो लॉर्ड कर्जन थे उस समय। और 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पास हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? तो 20 सदस्य थे, जिनमें से 7 भारतीय थे।
अगला प्रश्न, हंटर आयोग में कितने भारतीय थे? तो 7 लोग भारतीय थे, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित किए गए थे? 150 प्रस्ताव पारित किए गए थे, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ये एग्रोसियो शब्द से लिया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा में एक भी सुधार का सुझाव देना है तो वह परीक्षाओं का होगा, मतलब होना चाहिए। यह कथन किसका है? तो यह कथन कहा था राधा कृष्णन आयोग ने, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय का स्वरूप होता है, विश्वविद्यालय का रूप होता है कैसा भैया? आवासीय विश्वविद्यालय, नामित विश्वविद्यालय और अनुबंधित विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय के रूप होते हैं, ये सभी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय पाए जाते हैं, प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय जो होते हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय, प्रांतीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रांतीय विश्वविद्यालय जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रांतीय है, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, इग्नू वगैरह जैसे। केंद्रीय विश्वविद्यालय में जैसे आपका बीएचयू हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, ये सब, ठीक है। तो प्रशासन की दृष्टि से विश्वविद्यालय के तीनों प्रकार होते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उच्च शिक्षा संबंधी प्रमुख कार्य बताएं। उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य है, उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या होता है भैया? उच्च शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? शिक्षण करना, समाज सेवा, शोध करना, ये सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय है इनमें से, केंद्रीय विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है और गोरखपुर विश्वविद्यालय भी आपका स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये बात ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, ये सब आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगला प्रश्न, अंतर विषयक आयाम को महत्व दिया, अंतर विषयक आयाम को महत्व किसने दिया था? कोठारी आयोग ने दिया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न, सन 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या कितनी थी? फटाफट से आप बताएंगे। सन 1982 में भारत में विद्यमान कॉलेजों की संख्या कितनी थी भैया? तो 68 कॉलेज थे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना करी गई थी 1953 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अंग्रेजी में यूजीसी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका। सन 2005 तक बताएं, 2005 तक भारत में कितने विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी थी? तो 2005 तक भारत में जो है 342 विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ठीक है। देखिए, मुदालियर आयोग 1952-53 का शिक्षा में क्या योगदान है? बताएं, मुदालियर आयोग के बारे में प्रश्न है, बताएं। मुदालियर आयोग की अगर बात की जाए तो मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था भैया? 23 दिसंबर 1952 को इसका गठन किया गया था। बताएं, मुदालियर आयोग 1952-53 का शिक्षा में क्या योगदान है? तो इसका शिक्षा में योगदान है अनुप्रयोगी पाठ्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा उद्देश्य विहीन और व्यवसायिक कुशलता का विकास करना, ये सभी उद्देश्य रहा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव क्या दिए? आयोग ने शिक्षकों हेतु सुझाव दिए थे शिक्षकों के सेवारत प्रशिक्षण के, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। इसको मुदालियर आयोग इसीलिए कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग को। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो अखिल भारतीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1955 में हुई, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नवोदय विद्यालय संबंधित है, नवोदय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशें हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिशों में प्रत्येक शिक्षक के लिए, यानी एक टीचर, प्रत्येक टीचर के लिए त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ करी जानी चाहिए, शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ा जाए और 10 वर्ष की शिक्षा में 3 वर्ष का डिग्री कोर्स चलाया जाना चाहिए, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिश थी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, मुदालियर आयोग की संस्तुतियां संबंधित हैं। मुदालियर आयोग की संस्तुतियों में माध्यमिक शिक्षा से रिलेटेड हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा सुधार के लिए ताराचंद समिति का गठन कब किया गया था? तो ताराचंद समिति का गठन किया गया था 1948 में, यह ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए? माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? छात्रों में उच्च योग्यता, उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना, छात्रों में व्यवसायिक कुशलता की उन्नति करना, ये सब एक प्रकार से माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य है। छात्रों को उच्च शिक्षा के योग्य बनाना, ये भी इसका उद्देश्य, ये भी इसका उद्देश्य है, ये भी, ये तीनों उद्देश्य हैं, ठीक है। तो इसका उद्देश्य नहीं है उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, मतलब उपरोक्त में से इसमें से डी ऑप्शन लगा देंगे, यानी कि ये तीनों उद्देश्य इसी के हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है,
फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताएं, नवोदय विद्यालय की अनुशंसा, नवोदय विद्यालय की अनुशंसा जो है, नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस आयोग या नीति में की गई थी? बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। नवोदय विद्यालय को लेकर के ये प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नवोदय विद्यालय को लेकर के प्रश्न है, बताइएगा। नवोदय विद्यालय की अनुशंसा किस आयोग या नीति पर की गई थी? तो नवोदय विद्यालय जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। भारत के संबंध में कोठारी आयोग के द्वारा सिफारिश की गई नीति कौन सी है? तो ये आपका है त्रिभाषा सूत्र, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, 1964 में। अगला प्रश्न, इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसकी स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी इग्नू की। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के निर्माण में कुल कितने कार्यबल गठित किए गए थे? तो उसमें 12 कार्यबल गठित किए गए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? तो 1995 में शुरू की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थापना की संस्तुति बताएं किसके द्वारा करी गई? तो मुदालियर कमीशन के द्वारा करी गई थी। सी ऑप्शन, ठीक है। मुदालियर कमीशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, ठीक है। 23 सितंबर 1952 में इस आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कार्य अनुभव का प्रत्यय किसने दिया? कार्य अनुभव का प्रत्यय किसने दिया? कोठारी आयोग ने दिया था 14 जुलाई 1964 को। अगला प्रश्न है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? एचआरडी का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवोदय विद्यालय किस स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं? कक्षा 6 से लेकर के 12 तक पढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नवोदय विद्यालय में कोठारी कमीशन रिपोर्ट का शीर्षक क्या था? तो भारतीय शिक्षा और वैश्वीकरण इसका शीर्षक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर। उच्च शिक्षा आयोग ने, बताएं, उच्च शिक्षा आयोग ने अध्यापकों को कितनी श्रेणी में बांटा है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। बताएं, उच्च शिक्षा को लेकर के प्रश्न, उच्च शिक्षा आयोग ने अध्यापकों की कितनी श्रेणी बांटी है? तो 4 श्रेणियां बांटी हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जूनियर और सीनियर अध्यापकों का अनुपात कितना रखा जाए? तो जूनियर और सीनियर अध्यापकों का जो अनुपात है वो 2.1 रखा जाए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, व्यावसायिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें स्त्री और पुरुष व्यावसायिक भावनाओं के साथ परिश्रम युक्त और उत्तरदायी नेतृत्व हेतु स्वयं को योग्य बनाते हैं। यह कथन किसने कहा था? राधा कृष्णन आयोग के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राजऋषि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रदेश में डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? लगभग 6 के आसपास है। 6 विश्वविद्यालय हैं डीम्ड विश्वविद्यालय प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना नवंबर 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न, आयोग ने वस्तुनिष्ठ परीक्षा का सुझाव सर्वप्रथम जो है कब दिया, यानी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए? तो ये कब दिया गया था? उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है इनमें से इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लॉर्ड रिपन मतलब चलिए बताने का प्रयास करेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, केंद्रीय विश्वविद्यालय इनमें से कौन सा है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय नियुक्त हुए थे कब? तो लॉर्ड रिपन जो नियुक्त हुए थे भैया 1880 में नियुक्त हुए थे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। छात्रों में आध्यात्मिक विकास करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य किस आयोग ने निश्चित किया था? फटाफट से आप बताएंगे। तो छात्रों में आध्यात्मिक विकास करना उच्च शिक्षा का उद्देश्य जो है वो राधा कृष्णन आयोग ने नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न आ चुका है, अंतर विश्वविद्यालय। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। अंतर विश्वविद्यालय परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निर्धनता की माप के कौन कौन से आधार हैं? निर्धनता की माप के कौन कौन से आधार हैं? राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, उपभोग खर्च, ये तीनों हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने विश्व जनसंख्या वर्ष दिवस कब मनाया? बताएं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व जनसंख्या वर्ष कब मनाया? 1974 में मनाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिभा पलायन के कारण है। भारत में प्रतिभा के पलायन इसलिए होता है क्योंकि पक्षपाती व्यवहार है, आरक्षण प्रथा है और वेतन पैकेज। एक प्रकार से इन सभी कारण से लोग जो यहाँ की भारत की जो प्रतिभा है वो पलायन हो रही, दूर विदेशों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। जितने भी आप देखते हैं साइंटिस्ट वगैरह होते हैं सब विदेश चले जाते हैं भाग करके, क्योंकि पैसा ज़्यादा वहाँ पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सन 1911 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। 1911 में नगरीय जनसंख्या का जो परसेंटेज था वो 11% था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाला कारक है, भारतीय शिक्षा को प्रभावित करने वाला कारक है जनसंख्या विस्फोट, शहरीकरण, निर्धनता, ये तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण रखने का उपाय है। जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण रखने का उपाय है परिवार नियोजन और जनसंख्या से रिलेटेड शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जनसंख्या विस्फोट का दुष्प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ता है? जनसंख्या विस्फोट का जो क्षेत्र मतलब कि दुष्प्रभाव है वो व्यक्तिक, सामाजिक और आर्थिक सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या की अवधारणा वृद्धि से बढ़ जाता है क्या? जनसंख्या की जो है बताएं, जनसंख्या की अवधारणा मतलब कि अवधारणा वृद्धि से क्या बढ़ जाता है? सामाजिक दूरी बढ़ जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। यह कथन किसका है कि निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या गुणात्मक उन्नति की समस्त योजनाओं की जड़ खोदती हुई जान पड़ रही है? ये किसने कहा था? ये एनसीईआरटी की एक पत्रिका में लेख छपा था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा का निम्न स्वरूप वर्णित है। बताएं, राष्ट्रीय शिक्षा 1986 में जो शिक्षा का स्वरूप था वो 10+2+3 था, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में शिक्षा की व्यवस्था कैसी है? यानी भारत की जो एक प्रकार से नवीनतम जो एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, 2020 की जो शिक्षा नीति है उसमें क्या है? उसमें है 5+3+3+4, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। इस 5 का मतलब क्या होता है? कक्षा 1 से पहले के 3 क्लास और कक्षा 1 और कक्षा 2, ठीक है, ये इसमें शामिल है। कक्षा 3 में इसमें कक्षा 3, 4 और 5 इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा इसमें आप देखेंगे तो कक्षा 6, 7 और 8 इसमें शामिल हैं, और बाकी 9, 10, 11, 12 ये इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो 5+3+4 ये प्रणाली आ गई है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1965 में की गई है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में खुला विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित किया गया? ओपन यूनिवर्सिटी 1979 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने खुले विद्यालय को राष्ट्रीय विद्यालय में कब परिवर्तित किया? तो कब परिवर्तित किया था? 1989 में परिवर्तित किया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय से क्या आशय है? तो बताएं, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय से क्या आशय है? अपव्यय का मतलब होता है प्राथमिक शिक्षा को पूरी किए बिना ही बालक को स्कूल से हटा लेना, ये प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय का तात्पर्य होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हंटर आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल मिलाकर के 20 सदस्य थे, जिनमें से 7 लोग जो थे वो भारतीय थे। अगला प्रश्न, कक्षाओं में मॉनिटर प्रणाली विकसित हुई? कक्षाओं में मॉनिटर प्रणाली जो विकसित की गई वो मुस्लिम काल में हुई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम काल में मॉनिटर प्रणाली जो थी कक्षाओं में वो ब्रिटिश काल से शुरू हुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डायट की स्थापना की संस्कृति की? डायट की स्थापना की संस्कृति की फटाफट से आप बताएंगे। डायट की स्थापना की शुरुआत जो है कब की गई भैया? डायट की स्थापना की संस्कृति की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उपाधियों को रोजगार से विलग करने की नीति की अनुशंसा की? उपाधियों से रोजगार से विलग करने की जो नीति की अनुशंसा करी किसने करी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। और लास्ट क्वेश्चन से आज की वीडियो का, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न की परीक्षा में पूछे जाते रहते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? किंडरगार्टन प्रणाली के प्रवर्तक हैं फ्राबेल महोदय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में लगातार आते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं आपकी बार, तो इन प्रश्नों को लेकर के
ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कानपुर विश्वविद्यालय यानी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर भी ऑब्जेक्टिव होगा। MJPRU का भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो, BU झांसी का भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव हो, लिखित हो, देखेंगे। ठीक है, तो इन सभी के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो माइनर का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस लेक्चर को अंत तक जरूर देखे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय की अंतरतम गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब हैं, नए हैं तो कर लीजिएगा। इसके अलावा एक चैनल और आपका है को करिकुलर मास्टर, तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर, क्योंकि इस पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। और आने वाले समय में यानी थर्ड सेमेस्टर की तैयारी वहाँ पर विधिवत तरीके से जो है होने वाली है, तो को करिकुलर परीक्षाओं की और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।